हिमालय का वर्गीकरण प्रादेशिक आधार पर, जिसमें सर सिडनी बोरार्ड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था। और इसके बाद की क्लास में हम देखेंगे भारत का विशाल मैदान, जिसमें से भारत के विशाल मैदान में हमको 3 क्षेत्र पढ़ने हैं, जिसमें पहला आएगा सिंधु का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में। भारत का विशाल मैदान। तो भारत के विशाल मैदान में सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिंधु का मैदान। सिंध का मैदान। दूसरा है गंगा का मैदान। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों मैदान को मिला के भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम मैप में देख सकते हैं कि इनकी जो है स्थिति कहाँ पे है। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो सिंधु का मैदान जो भारतीय क्षेत्र में आता है हम उसी को कवर करेंगे। ये हो गया भारत। तो सिंधु का मैदान, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से, तो पाकिस्तान में चली जाती है। और गंगा का मैदान, तो गंगा उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलते हुए उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति ये है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनका क्षेत्र कहाँ पे है। सिंध है तो सिंध की 5 सहायक नदियाँ हैं जो भारत के क्षेत्र में भारत के क्षेत्र को कवर करती हैं। तो उसी क्षेत्र को सिंधु का मैदान कहा जाता है। तो वो क्षेत्र ये भारतीय क्षेत्र है और उसके गंगा का मैदान का क्षेत्र, गंगा का मैदान का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का क्षेत्र हो गया। इस तरीके से ये 3 नदियां हैं जो भारत के विशाल मैदान को कवर करती हैं। तो हम देखते हैं कि इस विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हमारे हिमालय का निर्माण और भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर की ओर सरकना, तो इन सब चीज़ों के बीच हम देखते हैं कि विशाल मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ। हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत पे हमारी पृथ्वी जो है, जैसे यूरोपियन प्लेट हो गया और उसके बाद इंडियन प्लेट हो गया, तो ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर गतिमान था। तो ये हो गया इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट जो है इधर की तरफ गतिमान है और ये प्लेट इधर की तरफ गतिमान है। तो जब दोनों एक दूसरे के सामने गतिमान है तो यहाँ से कंप्रेस्ड हुआ और धीरे धीरे ये चीज़ें जो है जब कंप्रेस्ड हुआ तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, जहाँ पे हिमालय की 3 श्रेणियाँ बनी। और जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसी समय जो है यहाँ पे जो नदियाँ थी, नदियों द्वारा जो मलबे लाए जा रहे थे वो यहाँ पे जमा हो रहे थे धीरे धीरे।
और करोड़ों वर्षों के मलबे के जमने के बाद यहाँ पे विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम भारत का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत सिंध का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। तो इस तरीके से इस मैदान का निर्माण हुआ। आइए हम देखते हैं कि इनसे कौन कौन से कुछ शब्द हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सिंध के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, गंगा के मैदान के अंतर्गत कौन कौन के क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सिंध का मैदान। सिंध का मैदान, सिंध का मैदान, क्योंकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा राज्य में आता है। हरियाणा राज्य में आता है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो ऊंचाई है 250 से लेके 300 मीटर तक। और ये क्षेत्र बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ की संभावना कम रहती है। तो ऑप्शन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसके गंगा का निचला मैदान, और कोई तीसरा दे देगा, चौथा दे सकता है सिंध का मैदान। तो हम वहाँ पे टिक मार सकते हैं कि सिंध का मैदान ऐसा है जहाँ पे बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। अब इसके बाद हम देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हम समझने के लिए 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, तीसरा है ये निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए, जो गंगा का मैदान है ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक धीरे धीरे ढलान नुमा है, यानी कि वो उसकी आकृति कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए पूरी ये मैदानी क्षेत्र हो गया। जो हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और जब हम पूरब की जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि जो हमारी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे पूरब की बढ़ती हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरब की तरफ ऊंचाई कम है और पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका जो ढलान है वो पूरब की तरफ है। और गंगा के मैदान में जो मध्य और निचला गंगा का मैदान है या निम्न गंगा का मैदान है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है। गंगा के मैदान में दूसरे में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों आ जाते हैं मध्य गंगा के मैदान में। मध्य गंगा के मैदान में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल ये निम्न गंगा के मैदान में आ जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, ये दोनों मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जहाँ पे बाढ़ की संभावना अधिक रहती है।
हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहराइच हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। उसके बाद हम बिहार को देखेंगे तो बिहार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि बिहार में कोसी नदी ऐसी नदी है जो हर वर्ष अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती है, और वो नदी कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है लोगों के जीवन में। तो हम बिहार का मैप इस तरीके से देखते हैं, ये हो गया बिहार का मैप। इसके बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। जब हम बिहार को मैप को देखेंगे, बिहार का जो उत्तरी एरिया है, गंगा के उत्तर का एरिया, ये एरिया पूरा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे उद्योग की जो सघनता है बहुत कम है या ना के बराबर है, और यह क्षेत्र जो है गरीबी के क्षेत्र में आता है। और बिहार में हम देखेंगे कि जो भी उद्योग लगे हुए हैं, जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो गंगा के दक्षिण में अधिकतर है। तो इस तरीके से ये जो है ये मध्य गंगा का मैदान, इसके बाद निम्न गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। अब इसके आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से आने के बाद बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, और यहीं पे गंगा नदी इसमें आके मिलती है। तो यहाँ से जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा हिमालयी क्षेत्र है, और यहाँ से वी आकार की घाटी बनाती है, और सीधा दक्षिण की तरफ चल के ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये वाला क्षेत्र सकरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसमें प्रमुख रूप से असम है, क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि असम में हर वर्ष के लगभग ये देखा जाता है कि असम में बाढ़ आती है, और वो जो है कहीं ना कहीं प्रकृति को और मानव को हानि पहुंचाती है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा कि भारत के विशाल मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सिंधु का मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पे जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है, और उस पर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसको हम देखते हैं। तो शब्दावली को देखने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे, जिसमें एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे उत्तर में शिवालिक की श्रेणी है, जो हिमालय की तीसरी श्रेणी है। तो ये हो गया शिवालिक की श्रेणी। शिवालिक श्रेणी शिवालिक की श्रेणी के बाद जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे जो क्षेत्र है वो भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पे जब शिवालिक श्रेणी से जब नदियाँ निकलती हैं, तो वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालय का बृहद हो गया, मध्य हो गया, शिवालिक श्रेणी हो गया। उसके बाद जब यहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब मैदानी क्षेत्र, यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ यहाँ से निकली, तो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ अपने साथ ये बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, तो यहाँ पे जमा कर देती है, क्योंकि मैदान में नदियाँ पत्थर ढोने में असमर्थ होती हैं। तो इस वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है बड़े बड़े पत्थरों से जम जाता है, जहाँ से नदियाँ जो है
पत्थर के नीचे से बहते हुए आगे निकल जाती हैं। तो ये क्षेत्र जो है ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन नीचे नीचे जो है नदियाँ बहती रहती हैं। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पत्थरनुमा क्षेत्र है, या पत्थर का पूरा क्षेत्र है, छोटे छोटे। भाबर के क्षेत्र के बाद जब नदियाँ आगे चलती हैं तो ये यहाँ पे पत्थर छोड़ देती हैं, लेकिन इसके बाद जब आगे निकलती हैं तो यहाँ नदियाँ अपने साथ गाद मिट्टी लेके जाती हैं। तो ये वाला क्षेत्र इसके आगे दलदल नुमा क्षेत्र हो जाता है, तो जिसे हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र या तराई बेल्ट कहा जाता है। ये हो गया भाबर के दक्षिण का क्षेत्र, जिसे तराई बेल्ट के नाम से जानते हैं। तराई बेल्ट के आगे आएंगे तो यहाँ से नदियाँ जो है अपने मेन रास्ते को पकड़ लेती हैं, क्योंकि यहाँ जब निकलती हैं तो कई क्षेत्र आता है, लेकिन इसके यहाँ पहुँचने के बाद नदी का एक रास्ता हो जाता है। तो वहाँ पे और उसके बगल का क्षेत्र नदियों के या नदियों का दूर का क्षेत्र, वो क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाता है। बांगर क्षेत्र, ये तराई के बाद का जो क्षेत्र हो गया बांगर क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र में आता है, जहाँ सिंचाई के लिए या फसलों की सिंचाई के लिए अधिक से अधिक ज़रूरत होती है। अब बांगर क्षेत्र के बाद आ जाता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र हो गया। खादर क्षेत्र से मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ नदियाँ हर वर्ष हर वर्ष मिट्टी पाटती हैं, तो उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो बांगर के बाद क्षेत्र हो गया खादर क्षेत्र, जिसमें मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा या निम्न गंगा का मैदान आया था। अब इसके बाद हम इसको जो है विस्तृत देखेंगे कि भाबर क्षेत्र में क्या क्या विशेषता है, तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है, या बांगर या खादर क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो जो पहला क्षेत्र है वो है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, जो भाबर का क्षेत्र है, ये इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक है। और इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ पाए जाने के पीछे रीज़न ये है कि जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो ये मैदानी क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहीं पे बड़े भाबर क्षेत्र यहाँ से लेके ये क्षेत्र भाबर हो गया। और यहाँ पे जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर ले आती हैं और यहीं पे रोक देती हैं। तो यहाँ से जो पेड़ निकलते हैं तो वो पत्थर से ऊपर, यानी कि वो उन वृक्षों की जो लंबाई होती है वह बड़ी होती है, और यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उनके उगने के लिए यहाँ पे वातावरण नहीं पाया जाता। अब इसके बाद जो है यह क्षेत्र कृषि कार्य नहीं होता है। कृषि कार्य न होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे जो है पत्थर हैं, तो वहाँ पे से कृषि करने में कठिनाई होती है। और ये क्षेत्र पश्चिम की तरफ चौड़ा है और पूरब की तरफ इस क्षेत्र की चौड़ाई कम है। पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है, और इस क्षेत्र की पूरब की तरफ चौड़ाई, जैसे जैसे हम पूरब जाएंगे तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो भाबर क्षेत्र के बाद हम देखेंगे तराई क्षेत्र।
तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण की तरफ तराई क्षेत्र का विस्तार है, जो 10 से 15 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र दलदलनुमा क्षेत्र है, दलदल क्षेत्र है, क्योंकि नदियाँ जब भाबर क्षेत्र से आगे निकलती हैं तो भाबर क्षेत्र में तो पत्थर बड़े बड़े हैं, उसके बाद जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ गाद और कीचड़ लेके आगे बढ़ती हैं, तो उसके बाद वो नदियाँ वहाँ पे छोड़ देती हैं, तो जिससे यह क्षेत्र दलदल हो जाता है। और इस क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं बारीक बालू, कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी यहाँ पे छोड़ती हैं, जिससे जो है दलदल क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे जिससे यहाँ पे खेती करने में प्रतिकूल दशा होती है, और जिससे चावल और जूट की खेती के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। चावल और जूट की खेती होती है, और इस क्षेत्र में वनों की अधिकता पाई जाती है, वन की अधिकता पाई जाती है। अब तराई क्षेत्र के बाद हम देखेंगे बांगर क्षेत्र, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है बांगर और खादर में। तो बांगर क्षेत्र में बांगर क्षेत्र, तो बांगर क्षेत्र को अगर हम एक लाइन में समझेंगे तो सीधा कह सकते हैं कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्षेत्र कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, और उसके बाद यह क्षेत्र हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। और हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति का जो विकास हुआ है भारत में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हुआ है, तो जब सिंचाई की और खाद की अधिकता हुई, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया गया, तो हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, हरित क्रांति का क्षेत्र है और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। ये विशेषता जो बांगर क्षेत्र की है। अब इसके बाद जो है आएगा खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र में हमने देखा था कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी उसको बांगर क्षेत्र कहते हैं, और खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। नवीन जलोढ़ मिट्टी से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे नदियाँ बाढ़ से हर वर्ष अपनी मिट्टी को बदलती रहती हैं, तो इस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है, और यह उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है और असम का क्षेत्र आता है।
पश्चिम का क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र की जो उपजाऊ होने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो है बाढ़ की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे कि गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गए, ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद बिहार का पूरा क्षेत्र जो गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में हर वर्ष बाढ़ आती है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है खादर का क्षेत्र, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के साथ साथ यहाँ सूखा भी आता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के समय में तो यहाँ पे बाढ़ पानी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब सीज़न आता है और खेती करने के लिए तो वहाँ पे जो है यहाँ पे पानी की संभावना या पानी की पूर्ति कम होती है, जिससे यहाँ का जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र भी में आता है। तो जिससे बाढ़ और सूखा से यहाँ पे जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है या ये दोनों क्षेत्र जो है यहाँ के विकास में बाधा बनते हैं, विकास में बाधा बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिवालिक के जो दक्षिण का क्षेत्र है भावर क्षेत्र, भावर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर क्षेत्र, और उन सब में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हमने देखा। और इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि भूगोल का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। अब इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।